हमारा टॉपिक कंटिन्यू था स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें अब सेकंड नंबर पे हम चलने वाले हैं। तो वो आपके पास है दैट इज़ द चार्ल्स लॉ। दैट इज़ द चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ है क्या, इसे हमें समझना पड़ेगा। तो मैं स्टेप वाइज आपको समझाना शुरू करता हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था PVNT आप लिख लें। PVNT आप लिखने के बाद यहाँ आपको करना क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट करना है, मास ऑफ गैस को कांस्टेंट करना है। तो जो रिलेशन आपके पास निकल कर आएगा वो आएगा वॉल्यूम टेम्परेचर आइसोबार। और मैं आपको बता चुका हूं कि आइसोबार का मतलब है प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है। वॉल्यूम टेम्परेचर आइसोबार, वॉल्यूम टेम्परेचर आइसोबार, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशन है। तो हुआ क्या, चार्ल्स ने और गेलुसेक ने काम किया हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी पर। हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी पे, हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी, हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी। और उसी को स्टैंडर्ड मानकर इन्होंने अपने डिफरेंट लॉज दिए। उसमें से चार्ल्स लॉ के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें आपने करना क्या है, मास ऑफ द गैस को फिक्स कर लेना है। कांस्टेंट क्या क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है। इसमें कांस्टेंट है मास ऑफ द गैस, जिसको आप मोल भी बोल रहे हैं। मास ऑफ द गैस कांस्टेंट किया हुआ है, ठीक है जी। और इसके अलावा प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी आपने कांस्टेंट किया हुआ है। प्रेशर भी कांस्टेंट किया हुआ है, ठीक है जी। और फिर आप रिलेशन जानना चाहते हैं किसके बीच में, फिर आप रिलेशन जानना चाहते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन जानना चाहते हैं, जो बड़ा आसान काम है। तो वैसे तो जनरल अप्रोच में मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन चार्ल्स के अकॉर्डिंगली हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी में उन लोगों ने काम कैसे किया उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा क्या रिलेशन उन्होंने फाइंड किया, क्या रिलेशन उन्होंने फाइंड किया। फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय, फॉर ईच डिग्री राइज, ईच डिग्री राइज, ईच डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस increases by 1 upon 273.15 of original volume of the gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी उसका वॉल्यूम होएगा, तो उसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, VT यहां लिखा V नोट प्लस V नोट का T अपॉन 273.15। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम है। 0 केल्विन का वॉल्यूम आप कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 0 केल्विन के वॉल्यूम को हाइपोथेटिकली हमने 0 कंसीडर किया हुआ है। 0 केल्विन पे -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी गैस नहीं रह पाएगी, कोई भी गैस नहीं रह पाएगी। तो जब भी आप इसको सोल्व करेंगे VT इज इक्वल्स टू, V नोट आपने कॉमन ले लिया है, 1 प्लस T अपॉन 273.15 आ गया है, ठीक है जी। फिर आप इसको और सोल्व करें, VT इज इक्वल्स टू, ये आपके पास V नोट है, यहां आपने 273.15 LCM लिया हुआ है, यहां आप T प्लस, क्लियर, 273 प्लस T लिख रहे हैं। फिर मैं इसको कलेक्टिवली VT अपॉन V नोट लिख रहा हूं। ये 273.15 प्लस T को मैं T लिख लेता हूं, और ये मेरे पास हो जाएगा T 0। और जब आप इस रिलेशन को देखेंगे तो आपके पास आएगा, इस रिलेशन में आपके पास आएगा कि VT, जैसा कि मैंने आपको बताया था, VT TT के और V नोट T नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा
एट कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड फिक्स मास ऑफ गैस, अगर आप टेम्परेचर, किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। और Vt इज इक्वल टू वी नॉट, Vt बाय वी नॉट इज इक्वल टू Tt बाय टी नॉट। ठीक है जी। और अगर आप इस पर छोटा सा एक न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, इसको बहुत बढ़िया अप्रोच में समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, फिर आपको अवेयर कर रहा हूं, नॉट 0 केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस का वॉल्यूम है वो मान लेते हैं कि 273 मिलीलीटर है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आप जानना चाहते हैं कि नए टेम्परेचर पे उस गैस का वॉल्यूम क्या होएगा। तो मैंने फिर इसके अंदर वही फॉर्मूला अप्लाई किया, Vt वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू जो टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं जो भी है, ये मैंने लिख दिया 273, यहां फिर लिख दिया गया 273, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया गया है। तो इनके कैंसलेशन के बाद सोल्व होकर ये 274 मिलीलीटर आ गया। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं उसको समझिएगा, विद इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री टेम्परेचर जो नया वॉल्यूम आपके पास आएगा, जो नया वॉल्यूम आपके पास आएगा वो पुराने वॉल्यूम का T बाय 273, T जो टेम्परेचर में राइज या इंक्रीज या डिक्रीज करेगा जो भी, तो जो चेंज आएगा वो T अपॉन 273 ऑफ द 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम वो ऐड हो जाएगा या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो। अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से, वॉल्यूम घटा टेम्परेचर घटाने से। ठीक है जी। तो कलेक्टिवली हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है V डायरेक्टली टू T, इसी को मैंने लिखा V इज इक्वल टू KT, या फिर इसी को मैंने लिख दिया V बाय T इज इक्वल टू K। और जो K आपके पास है ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और मैं बार बार आपको अवेयर करता हूं कि जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की डिपेंडेंसी कांस्टेंट्स पे ही होगी। कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द कांस्टेंट्स। तो K यहां प्रेशर कांस्टेंट है, मास ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस कांस्टेंट है, इसके अलावा नेचर ऑफ द गैस भी कांस्टेंट है। तो उन्हीं पे डिपेंड कर रही है कौन, K की वैल्यू, K की वैल्यू। और K यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं K इज डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ऑफ गैस, इट्स अमाउंट एंड द यूनिट्स इन विच वॉल्यूम V इज एक्सप्रेस। वो तो श्योर ही है कि आपके पास V बाई T, क्लियर, जिस यूनिट्स में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने वॉल्यूम को मिलीलीटर में एक्सप्रेस किया, टेम्परेचर केल्विन में ही है, तो K की वैल्यू कुछ और आएगी, लीटर केल्विन वैल्यू कुछ और आएगी। इसकी जगह पे अगर आप डेसीमीटर क्यूब बाय केल्विन तो वैल्यू कुछ और आएगी, क्लियर है। तो 1000 ml बटा पर केल्विन, 1 लीटर पर केल्विन, क्लियर। और उसकी जगह पे एक डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन। तो जैसी यूनिट होएगी वैसा K का न्यूमेरिक वैल्यू आता चला जाएगा। तो यूनिट पे भी डिपेंडेंसी है क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट तो बार बार सेम ही चल रही है, क्लियर। तो कुल मिलाकर आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना हो जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल हो, तो आप न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए V1 बाई T1, V2 बाई T2 फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहां हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर गैस के सैंपल में वॉल्यूम V1 दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, बाद में आपने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगा। अब हम थोड़ा सा ग्राफ्स की तरफ चलते हैं इसके।
ध्यान से देखना भी ग्राफ्स कैसे बनने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने जा रहे हैं v इज इक्वल टू के टी। तो कहीं ना कहीं v का t के साथ डायरेक्टली का रिलेशन है। तो मैंने यहां v लिख दिया, यहां t लिख दिया और t मैंने केल्विन लिख दिया है। जब भी केल्विन टेम्परेचर 0 होएगा तो हाइपोथेटिकली किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। एग्जैक्ट 0 नहीं होता लेकिन अप्रोक्स 0 हो जाएगा। तो आपके पास v और t का रिलेशन डायरेक्ट आ गया है। और ये जो आपके पास स्लोप है, ये जो आपके पास स्लोप है, ये k को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार आपसे वो डिस्कशन करता है, ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू मैं फिर आपको बता दूं, वो k पर डिपेंड कर रही है और k प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए k की वैल्यू इन सभी चीजों पे डिपेंड करेगी, इन सभी चीजों पे डिपेंड करेगी। अब मैं इसी ग्राफ को बजाय केल्विन के डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां टेम्परेचर लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, यह वॉल्यूम है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहां पहुंच रहे हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है। इसके नीचे माइनस है, माइनस है, माइनस है, यहां प्लस प्लस इंडिकेट कर रहे हो आप। ओके, यहां एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंचकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड अब घटकर 273 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 0 केल्विन हो गया है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी गैस का वॉल्यूम 0 केल्विन पे लोगे, क्योंकि सारी की सारी मोशंस, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है, तो वो 0 हो जाएगा। मीन अगर आप इसकी बात कर रहे हो, अगर आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कभी 0 हो नहीं सकता। यूं मान के चलें कि अगर मैं इस ग्राफ के अंदर आपको ये एक्सिस बनाकर दे देता हूं, क्लियर, और इस एक्सिस को यहां से मैं किसी एक इंस्टेंट के लिए गायब कर देता हूं, तो आप ये दोनों ग्राफ बराबर रख के बैठ जाओगे, ये दोनों ग्राफ बराबर रख के बैठ जाओगे, क्योंकि 0 केल्विन पे किसी भी गैस का हाइपोथेटिकली वॉल्यूम 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में से जो केल्विन वाले हैं वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होंगे, डिग्री सेंटीग्रेड वाले कभी भी ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होने वाले ग्राफ्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती है। तो v डायरेक्टली टू t के ग्राफ बन रहे हैं। अब मैं यही ग्राफ लोगरिथम में कन्वर्ट कर देता हूं। v इज इक्वल टू के टी लिखा हुआ है, log v इज इक्वल टू log k प्लस log t। फिर मैंने इस ग्राफ को बनाना शुरू किया। यहां मेरे पास log v लिखा हुआ है, यहां मेरे पास log t लिखा हुआ है। ये मेरे पास इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप है, तो ये वैल्यू मेरे को इंटरसेप्ट को इंडिकेट कर रही है। इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है log k हो गया, और उसके बाद ये पॉजिटिव स्लोप आ गया है, ये थीटा है। इवन थीटा इज इक्वल टू 45 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि स्लोप इसका 1 है, और 10 45 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। सिमिलरली ये जो ग्राफ है मेरे पास v इज इक्वल टू के टी या log v इज इक्वल टू log k प्लस log t, अगर मैं इन्हीं ग्राफ्स को फर्दर प्रोसीड करता हूं, log v, log k, log t, ऊपर जो लिखे हुए ग्राफ्स हैं उनके साथ मैच करवाता हूं, तो मेरे पास फर्दर कुछ इस टाइप के ग्राफ्स और बनेंगे। ध्यान से देखिएगा।
यहां मैंने v लिखा, यहां मैंने t लिखा, ठीक है जी। मैं इसका मल्टीप्लाई v से और इसका मल्टीप्लाई भी v से कर रहा हूं, तो दोनों एक्सिस पे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो ग्राफ वही अगर केल्विन स्केल पे बन रहा है तो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ कंटिन्यू करेगा, ठीक है जी। तो ये v स्क्वायर वर्सेस vt का ग्राफ भी v वर्सेस t के ग्राफ जैसा ही बन रहा है। तो इस टाइप के आप ढेरों क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना बना के सोल्व कर सकते हो, अपनी तरफ से सोल्व कर सकते हो। अब मैं आपको फिर आगे की तरफ लेके चलता हूं। ये देखिए, यहां v लिखा रहेगा, या t लिखा रहेगा, या केल्विन लिखा रहेगा, और यहां आपसे पूछेगा अलग अलग प्रेशर पे आपने ग्राफ्स बनाए। तो जब अलग अलग प्रेशर पे ग्राफ बनाए हैं तो मैं क्या करता हूं, इस टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेता हूं, ठीक है जी। मतलब एक परपेंडिकुलर टेम्परेचर एक्सिस पे ले लिया। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास वॉल्यूम्स हैं, एक P1 से जुड़ा हुआ V1 है, P2 से V2 है, P3 से V3 है। अब सोचो, वॉल्यूम जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम होएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट जब हो, टेम्परेचर कांस्टेंट जब हो तो V इनवर्सली क्या होता है, P। तो सारे बच्चों को पता चल गया होगा P1 लेस देन P2 है, P2 लेस देन P3 है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और भी क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो स्लोप पता चला, log v वर्सेस log t के ग्राफ पता चले, इंटरसेप्ट क्या पता चला, उसका स्लोप 1 है, 1045 हो रहा है, ये सब आपको पता चला, ठीक है जी। कुल मिलाकर हमें जो केल्विन स्केल है उसी को थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केल्विन में ही हमारी सारी कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाएंगी, केल्विन में ही हमारी सारी पॉसिबल कैलकुलेशन हो पाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा डिस्कशन इसके सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ रहा है। हमारा डिस्कशन इसके सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ रहा है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी की हेल्प से चार्ल्स और गैलुसिक दोनों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबको पता है V डायरेक्टली टू T है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है, तो जिसको आप लोगों ने क्या कह रखा है, हीटिंग। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीटिंग, वॉल्यूम भी साथ साथ में बढ़ना शुरू कर लेगा, वॉल्यूम भी एक्सपेंड करना शुरू कर लेगा, ठीक है जी। एंड डेंसिटी, अब सोचो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम के अंदर मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो डेंसिटी घटती जा रही है, क्लियर। इसी वजह से हॉट एयर, इसी वजह से हॉट एयर लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, देन द एटमॉस्फेरिक एयर, देन द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर ठंडी है, उसके कंपैरिजन में हॉट एयर लाइटर है, तभी तो हॉट एयर बलून ऊपर की तरफ उठेगा, हॉट एयर बलून राइज अप, हॉट एयर बलून राइज अप बिकॉज द हॉट एयर बलून, क्योंकि हॉट एयर लाइटर है, किसके कंपैरिजन में, जो आपके पास कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, ठीक है जी। तो ये हैवी है, इसीलिए जो आपके पास बलून होएगा वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा, वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा, राइज अप, क्लियर। क्यों? क्योंकि बाहर वाले के कंपैरिजन में अंदर वाली गैस ज्यादा हल्की है, ज्यादा हल्की है। तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ के एप्लीकेशन का पार्ट हुआ। अब अगर आप इसके आगे न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ
तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सैंपल ऑफ गैस है मेरे पास, उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है 900 मिलीलीटर, ठीक है जी। टेम्परेचर इसका है 300 केल्विन, और नया वॉल्यूम जो उसको चाहिए 300 मिलीलीटर चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो आपसे डिस्कस कर रहा है, और प्रेशर को उसने कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रखा हुआ है। टेम्परेचर कांस्टेंट के बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया V1 बाई T1, V2 बाई T2, ठीक है जी। जब वॉल्यूम 3 गुना आपने वॉल्यूम आपने 3 गुना कम कर दिया तो टेम्परेचर भी 3 गुना कम ही करना पड़ेगा। 900, 300, 300, T2, तो T2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 100 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में मेंशन करें तो -173 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार आपको ड्यूरिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस परेशान करता है, वो -173 लिख देगा और आपका आंसर 100 आ रहा होगा, तो आप बोलोगे यार ये क्या हो गया है। आंसर ऑलवेज केल्विन में ही आपका कैलकुलेट होएगा, ठीक है जी। It is desired to increase the volume of 80 milliliter of a gas by 20% without changing the pressure। तो एक नया क्वेश्चन है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। एक नया क्वेश्चन है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम आपके पास 80 मिलीलीटर है, नया वॉल्यूम वो ग्रोथ चाहता है। 80 तो ऑलरेडी है ही, 80 का 20%, ठीक है जी, 20% विदाउट चेंजिंग द प्रेशर, तो ये हो गया आपके पास 96 मिलीलीटर। और आपके पास टू व्हाट टेम्परेचर, एंड इनिशियल वाज 298 केल्विन, तो नया टेम्परेचर आपसे वो डिस्कस कर रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे चार्ल्स लॉ के अलावा कुछ भी लगेगा नहीं, तो यहाँ 80 लिख दिया गया है, या 96 लिख दिया गया है, या 298 लिख दिया गया है, और इस जगह पर आपने जो लिखा है वो नया टेम्परेचर मेंशन करना है, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन के बाद T2 निकाला हमने, 96 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 80, ये 18 की टेबल में आ रहे हैं दोनों, 16 के 16 5 जा 16 6 जा, ठीक है जी। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसको चेक करें, 6 इंटू 298 बाय 5, तो अप्रोक्सीमेट 298 के आसपास का ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर, अप्रोक्सीमेट, क्लियर। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा ये केल्विन में होएगा। और आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना चाहते हैं तो 273 उसमें से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। 273 उसमें से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है जी। तो काम बड़ा आसान है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम जाना चाहते हैं किसकी तरफ, दैट इज द गेलुसेक लॉ, मीन प्रेशर टेम्परेचर लॉ, इसको एमेटोन लॉ भी बोलते हैं कई बार, क्लियर। उसके बाद फिर हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ेंगे, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ेंगे। ने जा रहा है वो है गेलुसेक लॉ। वही कि आप इसमें जो कंडीशंस हैं उसको पुट करें। कंडीशंस में जो नंबर 1 है, मैंने आपको वही कहा, P लिखा करें, V लिखा करें, N लिखा करें, T लिखा करें। उसके अंदर जो कांस्टेंट हुआ, जो आपके पास कांस्टेंट हुआ आउट ऑफ दिस ऑल, क्लियर, वो आपने कांस्टेंट किया मास ऑफ गैस, जिसको आपने मोल लिख दिया। दूसरा, अब प्रेशर की जगह पे आपने वॉल्यूम ऑफ द गैस को कांस्टेंट कर दिया है। और जब भी कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको आप बोलते हो आइसोकोर, उसको बोलते हो आइसोकोर। तो आप इसको बोलना शुरू हो गए हो, इट इज, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो आप बोलोगे प्रेशर टेम्परेचर आइसोकोर, प्रेशर टेम्परेचर आइसोकोर। तो किसी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट करके प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड कर रहे हो। तो अब इसमें क्या है वो आप जान लो। यहां लिखा हुआ है PT, यहां लिखा है P0,
यहां लिखा है पी नोट इंटू टी अपॉन 273। अगर आपको वर्डिंग समझ में आए तो करना क्या है, जब भी आप कोई 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर या फिर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर करते हो, तो जो नया वाला प्रेशर है पीटी पीटी, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले प्रेशर का टी अपॉन 273 टाइम्स, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले प्रेशर का टी अपॉन 273 टाइम्स या तो बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा है, या घट जाएगा। आपकी गाड़ी के टायर देखे होंगे ना आपने, इनमें 30-35 पीएसआई आप हवा भरवाते हो, लेकिन कभी चेक करना ये 200 पीएसआई तक का प्रेशर बेयर कर लेते हैं। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, जब ये रोड पे मूविंग होंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में प्रेशर बढ़ता जा रहा है, फिर भी ये बर्स्ट नहीं कर रहे हैं। एक मैक्सिमम प्रेशर के बाद ये बर्स्ट कर जाएगा। क्लियर? तो पी नोट, अब मैंने इसमें से पी नोट कॉमन ले लिया, 1 प्लस टी अपॉन 273, फिर इसको सोल्व करना शुरू किया, ये इसी फॉर्म में आ गया। यहां 273 प्लस टी बाय 273, यहां टी टी हो गया, यहां टी नोट हो गया। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली का रिलेशन आ गया है। टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसके लिए P इज इक्वल टू के टी पुट करके P बाई टी से हम K को लिखने जा रहे हैं। और जितने बच्चे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं बात को, उनको पता है K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो भी कांस्टेंट है उसकी डिपेंडेंसी कांस्टेंट्स पे ही होगी। जो कांस्टेंट है उसकी डिपेंडेंसी कांस्टेंट्स पे ही होगी। तो इसकी डिपेंडेंसी वॉल्यूम पे है, यूनिट्स ऑफ प्रेशर पे है, नेचर ऑफ गैस पे है, नेचर ऑफ गैस पे है। इसके अलावा मास ऑफ गैस मीन मोल्स ऑफ गैस पे भी है। तो वॉल्यूम पे, यूनिट ऑफ प्रेशर पे, नेचर पे और मास ऑफ गैस पे। तो K इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी डिपेंडेंसी, मैं फिर बोल रहा हूं, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन लेकर आते हैं, सर आपने बताया P इनवर्सली टू V है, बिल्कुल ठीक है, P डायरेक्टली टू T है और V डायरेक्टली टू T, ये कैसे हो गया? तो मैंने उनको बताया कंडीशंस अलग अलग है। वो कहेंगे ना कि सर देखो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो यहाँ टेम्परेचर के कैसे डायरेक्ट हो सकते हैं दोनों? एक तो इनवर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ एन टी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर वी एन कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर पी एन कॉन्स्टेंट है। ये सब यहाँ की कॉन्स्टेंट कंडीशंस हैं, यहाँ की कॉन्स्टेंट कंडीशंस हैं, ये सब यहाँ की कॉन्स्टेंट कंडीशंस हैं, एन टी वी एन पी एन। ठीक है जी। और ये कांस्टेंट कंडीशन की वजह से ये तीन अलग अलग रिलेशन बनकर हमारे सामने आए हैं। पहला, आप बॉयल्स लॉ बोलते हो, दूसरा आप चार्ल्स लॉ बोलते हो, तीसरा आप गे-लुसेक या एमर्टोन्स लॉ बोलते हो। ठीक है जी। तो तीनों लॉज के बारे में जानने के बाद फिर आपका टारगेट आगे बढ़ेगा, इन तीनों को इकट्ठा करके भी, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में डालकर भी, इन तीनों को इकट्ठा करके भी आप कंबाइंड गैस इक्वेशन बना सकते हो। इन तीनों को इकट्ठा करके भी आप कंबाइंड गैस इक्वेशन बना सकते हो। इन तीनों को इकट्ठा करके आप बना सकते हो एक कंबाइंड गैस इक्वेशन। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक चौथी टर्म को और सीख लिया जाए, और उससे पहले हम ग्राफ्स पे भी डिस्कशन कर लें। लो जी, तो मैंने ग्राफ बनाने स्टार्ट किए, P वर्सेस T का, P वर्सेस T का। ओके,
टेम्परेचर इन केल्विन और यहां रखा प्रेशर, ओके। 0 केल्विन पे कोई भी गैस, 0 केल्विन पे कोई भी गैस क्या होएगी, अपनी सारी की सारी मोशंस को, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देगी। तो हम हाइपोथेटिकली उस गैस का वॉल्यूम जीरो मान लेंगे, हम हाइपोथेटिकली उस गैस का वॉल्यूम जीरो मान लेंगे। तो कुल मिलाकर जो ग्राफ आपको प्लॉट होता हुआ दिखेगा, पहले डॉटेड लाइन एंड देन इंक्रीज, क्लियर है। और यही अगर मैं आपको केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड लिखता हुआ मिलता हूं, ठीक है जी, तो यहां ये जीरो है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, और इधर माइनस 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 है, ओके। तो जब भी आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हो, तो जैसा आपने पीछे बनाया था, क्लियर, किसके अंदर, इन द चार्ल्स, ओके। तो आप चेक करोगे एक पर्टिकुलर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 केल्विन पे, मीन 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गैस के वॉल्यूम को जीरो कर रहे हैं। तो ये ग्राफ यहां से उठना शुरू करेगा, यहां तक पहुंचेगा। और फिर एक बात जो आप पीछे भी सीख चुके हो, फिर सीख रहे हो, ये इंटरसेप्ट है और ये एक फिक्स वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ये इंटरसेप्ट है और ये फिक्स वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो इंटरसेप्ट है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर मैं ये ग्राफ कंपैरिजन के लिए ले लूं, क्योंकि मैं P वर्सेस T के ग्राफ तो बना ही रहा हूं, P वर्सेस T के ग्राफ तो मैं प्लॉट कर ही रहा हूं। ठीक है जी, यहां प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, केल्विन स्केल हो गया, ओके। फिर मुझे एक परपेंडिकुलर टेम्परेचर एक्सिस पे देना, टेम्परेचर एक्सिस पे दे दो, एक परपेंडिकुलर टेम्परेचर एक्सिस पे देना, टेम्परेचर एक्सिस पे दे दो। उसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ और ये V1 V2 V3 को इंडिकेट कर रहा है, V1 V2 V3 को इंडिकेट कर रहा है। तो सोचिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो P इनवर्सली क्या होता है, V के। तो जब यहां का प्रेशर ज्यादा होएगा, P1 इज ग्रेटर, तो उस मोमेंट का वॉल्यूम लीस्ट होएगा। तो V1 इज लेस देन V2 एंड इज लेस देन V3। तो काम बड़े आसान है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस चीजों को आसानी से सीख सकते हो। और मैंने आपको क्या बताया, V बाई टी कांस्टेंट है। तो अगर आप V बाई टी का ग्राफ और P बाई टी का ग्राफ प्रेशर के साथ प्लॉट करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस, पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस। अगर आप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं तो तीसरी बार फिर बना रहा हूं कि जब भी प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बाय टेम्परेचर में टेम्परेचर प्रेशर एक दूसरे को कंपनसेट करते हुए पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस रहेंगे, ठीक है जी। यही सेम V बाई टी पीछे भी प्लॉट कर सकते थे आप, यही सेम चीज। तो कुल मिलाकर P बाई टी का P के साथ ग्राफ प्लॉट किया हमने। अब मेरा जो फोकस है वो लोगरिथम ग्राफ की तरफ है। तो P बाई टी इज इक्वस टू के, या फिर P इज इक्वस टू के टी। तो लोगरिथम क्या बना, log P log K प्लस log T, ओके। अब मान लीजिए इसका ग्राफ आपके दिमाग में प्लॉट करने को लेकर बात चल रही है, तो आपने क्या करना है, वन साइड शुड बी log P, सेकेंड साइड शुड बी log T, और स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट ये इंडिकेट आ गया, ये इंटरसेप्ट है। और इंटरसेप्ट आपके पास, इंटरसेप्ट का मतलब सारे बच्चे समझते होंगे ना, फिक्स वैल्यू। तो इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया, log K।
इंटरसेप्ट log k, इसके बाद ये log t का वैल्यू यहां गया, log p यहां गया, तो 1 बचता है, वो इसका स्लोप होएगा पॉजिटिव, तो ये +1। इसका मतलब ये जो आप स्लोप ले रहे हो ये 45 डिग्री एंगल पे ले रहे हो, और 1045 इज इक्वल टू है क्या, 1045 इज इक्वल टू है क्या 1। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एग्जैक्टली गैलुसिक लॉ को समझ सकते हो, गैलुसिक लॉ को समझ सकते हो। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उस पर थोड़ा सा हम फोकस कर लें। क्लियर। अब अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, इन हॉट समर्स द प्रेशर इनसाइड द टायर ऑफ ऑटोमोबाइल इज केप्ट लेसर। ये जो आपके पास किसी भी गाड़ी का टायर है, किसी भी गाड़ी का टायर है, ठीक है, उस गाड़ी के टायर के अंदर का जो प्रेशर है समर्स में, गर्मियों में, क्लियर, हमें कम रखना चाहिए, गर्मियों में कम रखना चाहिए, जितना वो मैक्सिमम बियर कर सकता है। वो तो आपको पता है कि मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटीज की बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर। जैसे जैसे टेम्परेचर फ्रिक्शन की वजह से बढ़ेगा, रोड पे चलते हुए जैसे जैसे इसका फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से, और ये कभी भी बर्स्ट कर सकता है। इसीलिए प्रेशर गर्मियों में कम रखना चाहिए। दूसरी बात, ड्यूरिंग विंटर्स on cold mornings the pressure of the tire vehicle sometimes decreases considerably। और यही अगर सर्दियां हों, क्लियर, सर्दियां हों, तो सबको बात समझ में आ गई कि P डायरेक्टली टू T है। विंटर्स में हमें फील होता है कि इसका पंचर वंचर हो गया है, क्योंकि इसका अंदर का प्रेशर कम हो गया होता है। ठीक है जी। तो इतनी इसकी सिग्निफिकेंस है P डायरेक्टली टू T के अकॉर्डिंग में। अब अगर एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो इस पर, तो न्यूमेरिकल तो आपका फॉर्मूला फिक्स ही है, उसी से चलेगा। क्या, P इज इक्वल टू के टी, या P बाई टी इज इक्वल टू क्या लिखना है आप लोगों को, K। अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विदस्टैंड अ प्रेशर ऑफ, तो किसी कुकिंग गैस के सिलेंडर में 14.9 ATM प्रेशर मैक्सिमम ये बियर कर सकता है। द प्रेशर गोज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स 12 एटमोस्फियर। जो इंडिकेट कर रहा है वो 12 ATM इंडिकेट कर रहा है, और इतना मैक्सिमम बियर कर सकता है। क्लियर ना, इतना मैक्सिमम बियर कर सकता है। अब उसने कहा 12 ATM जो है वो टेम्परेचर 300 केल्विन पे है। ओके, ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, टेम्परेचर बढ़ना शुरू किया। वो टेम्परेचर बताएं जिसपे ये सिलेंडर एक्सप्लोड कर जाएगा या फट जाएगा। तो P1 बाई T1, P2 बाई T2। तो P1 का वैल्यू आपके पास जितना मैक्सिमम बियर कर सकता है, क्लियर, इंटू T2 इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, ये 12 लिखा हुआ है, और आप निकालना चाहते हो किसको, अबाउट द T1 आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जब इसकी कैलकुलेशन की तो वो आ गई 372.5 केल्विन। ओके, और या फिर इसको लिख सकते हो 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पे ये बर्स्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप गैलुसिक के क्वेश्चंस को चार्ल्स के साथ मिलाकर सोल्व कर सकते हो। एक लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन और मैं आपसे कर लूं, दैट इज द 4th नंबर, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। मोल कॉन्सेप्ट आपने कर रखा है, तो आप इसमें बड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओगे। under the constant conditions of pressure and temperature, under the constant conditions of pressure and temperature, जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस है। बस इतनी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम आपको करना नहीं है, और वो आप ऑलरेडी डन कराए हो पिछले चैप्टर में। क्लियर, मोल कॉन्सेप्ट में आपने इसको पढ़ा हुआ है। एक साइड आपने V लिखा है, एक N लिखा है। ठीक है जी। और वैसे भी अगर आप इसको कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली दे रहे हो तो इसका स्लोप जो है वो K के बराबर हो जाएगा।
मान लीजिए 1 मोल ऑफ द गैस आपके पास है अंडर द कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका जो वॉल्यूम है मोल कॉन्सेप्ट में आपने सीखा 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर है। तो अगर मैं इसी मोल को बढ़ाकर 2 मोल कर देता हूं, ठीक है, तो यही वॉल्यूम 44.8 लीटर हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा हूं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस। मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा अंडर द कांस्टेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन सबको मर्ज करके हमारे पास एक कंबाइंड गैस इक्वेशन बनती है, कंबाइंड गैस इक्वेशन बनती है इन सबको मर्ज करके। क्लियर? वो P1 V1 N1 T1 P2 V2 N2 T2। अब देखना, मैं इसको 4 बार लिखता हूं और इसके अंदर से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्लियर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक एंड एवोगैड्रो सब निकाल के बाहर करूंगा। इनको 4 बार लिखने जा रहा हूं मैं, P2 V2। और मेरा सजेशन इसलिए बच्चों को पता है क्या होता है, जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने लगो तो इसको कलेक्टिवली लिख ही दिया करो, इसको पूरे को लिख दिया करो। बाद में जिनका जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर, जिनको लिखा नहीं उसने, उसको काट दो। P1 V1 अपॉन N1 T1 P2 V2 बाय N2 T2, P1 V1 बाय N1 T1 P2 V2 बाय N2 T2। अब मान लीजिए बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट, ये आपके पास बन गया बॉयल्स लॉ। ठीक है जी, तो मैंने यहां लिख दिया बॉयल्स लॉ। चलो अब मेरे पास नंबर 2 पे आ गया मैं, वहां मुझे मोल्स कांस्टेंट मिल गए, प्रेशर कांस्टेंट मिल गया, तो बचा क्या, P1 बाय T1, V1 बाय T1 V2 बाय T2, ये हमारे पास क्या बन गए, दैट इज द चार्ल्स लॉ। इसी तरीके से अब मैं मोल्स प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट करना है इस बार हमने। तो जो रिलेशन आपके पास बना वो गैलुसेक बन जाएगा। और जब आप डिस्कशन पे आ गए हो, क्लियर, तो अगला डिस्कशन हमारे पास होएगा कि प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो जो बचा V बाय N1 V2 बाय N2, ये आपके पास बन जाएगी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में ये सारी बातें इसलिए जानी जरूरी हैं, ये सारी बातें इसलिए जानी जरूरी हैं क्योंकि इन सबको यूज करके आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन यूज करो, पुट करो, डेटा सेट करो, इमीडिएटली सारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। और एक बात और मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूं, क्या, ओपन कंटेनर का एक फॉर्मूला अपने दिमाग से बनाओ। ओपन कंटेनर जब भी होएगा तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहना है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी कांस्टेंट रह जाना है। प्रेशर देके तो आप एक कंटेनर में कितनी भी गैस भर लो, लेकिन ओपन हो तो जितना उसका वॉल्यूम है उतनी भरी जाएगी ना। सो P1 V1 अपॉन N1 T1 P2 V2 बाय N2 T2। ठीक है जी, अब आपने यहां सीखना समझना क्या है, ये तो कांस्टेंट हो चुके हैं, तो ओपन कंटेनर का फॉर्मूला N1 T1 N2 T2 अप्लाई करोगे। ओपन कंटेनर का फॉर्मूला N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 अप्लाई करोगे। ओपन कंटेनर का फॉर्मूला N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 अप्लाई करोगे और उसी से आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे। बस चेक करना क्वेश्चन वाले ने अगर ओपन कंटेनर का है तो आपको N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 से सोल्व करना है, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 से सोल्व करना है। ठीक है जी, तो ये 4 डिस्कशन थे हमारे पास बॉयल, चार्ल्स, गैलुसेक एंड एवोगैड्रो का। अब हमारा डिस्कशन पहले चलेगा आइडियल गैस इक्वेशन पे, फिर हम चलेंगे किस पर,
डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर एंड देन डिफ्यूजन। ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं, उनमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डजंट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है P वर्सेस V एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, P और V एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, दैट्स वाई P और V इन्वर्स होने की वजह से ये तो बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। अब हमें देखना है कि log P और log 1/V, ये लिखा हुआ है log 1/V। तब सोचिए कि अगर मैं P इज टू K/V को log P log K प्लस log 1/V लिख दूं तो log P डन है, log 1/V डन है। तो इसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा और आएगी उसकी वैल्यू 1। स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ठीक है, 1045 1 हो गया है और ये स्लोप 1 आ चुका है आपके पास और ये इंटरसेप्ट है आपके पास, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यहां log P का log 1/V के साथ नेगेटिव स्लोप दिया हुआ है जो इम्पॉसिबल है, तो ये गलत हो गया। और PV इज इक्वल टू क्या चलता है, कांस्टेंट। तो PV वर्सेस P का ग्राफ पैरेलल टू द प्रेशर या फिर वॉल्यूम एक्सिस चलेगा, तो ये भी आपके पास आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया अमंग द फॉलोइंग कर्व्स विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। आपको पता है सेकंड नंबर पे चार्ल्स लॉ पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने कांस्टेंट रखा हुआ था प्रेशर और V और T का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आया था। नॉट अकॉर्डिंगली और कहा गया है V और T, और यहां बात जरूर लिखनी चाहिए केल्विन। तो V डायरेक्टली टू T है, ये बिल्कुल ठीक कहा हुआ है। उसके बाद हमें कहा गया है log V log T। देखिए V इज इक्वल टू क्या लिख दिया आपने, KT, log V log K log T। तो log V log T स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है जी, और वो 1 को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। 1045 इज इक्वल टू 1, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हमें चाहिए VT वर्सेस T स्क्वायर। तो कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं, थोड़ा सुनते रहिएगा। V इज इक्वल टू KT लिख दिया गया है, ओके। इधर मल्टीप्लाई T का और इधर भी मल्टीप्लाई किसका कर रहे थे, T का। तो कहीं ना कहीं ये V वर्सेस T का ग्राफ ही है। यूं करें ना, VT में भी T का डिवाइड कर दें, इसमें भी T का डिवाइड कर दें, तो आप समझ जाएंगे V वर्सेस T का ग्राफ ही प्लॉट हो गया है और A में और C में कोई फर्क नहीं है, तो ये यस आ गया है। फिर कह रहा है V/T वर्सेस V, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। मैंने आपको क्या बताया, V/T क्या चल रहा है, कांस्टेंट। V/T क्या चल रहा है, कांस्टेंट। इट शुड बी पैरेलल टू द वॉल्यूम और टेम्परेचर एक्सिस। तो ये आपके पास क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है जी। सिमिलर वे में विच इज करेक्ट कर्व फॉर चार्ल्स लॉ, वही V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के बारे में बात कर रहा है। क्लियर। V डायरेक्टली टू T के बारे में बात कर रहा है। व्हेन द कर्व इज प्लॉटेड एट, तो प्रेशर लिखा गया 0.821 ATM और मोल लिखे गए 10। PV इज इक्वल टू क्या लिख दिया गया, nRT। प्रेशर का वैल्यू 0.821, ठीक है जी। वॉल्यूम हमें पता नहीं है, मोल 10 है, 0.0821 है। क्लियर। व्हाट इज करेक्ट कर्व फॉर चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर मेरे पास है नहीं, सो V/T इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1। और हमसे डिस्कस कर रहा है V/T इज इक्वल्स टू 1 किस जगह पर है। क्लियर। अब थोड़ा सा टारगेट करिए, V/T वर्सेस V का ग्राफ तो गलती से भी, V/T वर्सेस V का ग्राफ तो गलती से ये वाले नहीं है। अब फिर मैंने आपको पीछे बताया था V इज इक्वल टू KT, ठीक है जी। अब आप एक काम करें, जो V है दोनों साइड में मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर। किसका, V/T का ही, किसका, V/T का ही। तो V/T
v बाई टी, तो ये कैंसलेशन पे चला गया, वी स्क्वायर बाई टी हो गया। तो कहीं ना कहीं आप v वर्सेस t का ग्राफ ही प्लॉट कर रहे हो, और उसका स्लोप किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, सॉरी k के बराबर। और v बाई टी इज इक्वल टू क्या है, k, अभी बताया था ना, v बाई टी इज इक्वल टू k, और वो प्रूव न्यूमेरिकली 1 कर गया है। तो 1045 इज इक्वल टू 1। तो अभी तक का तो मुझे ये परफेक्ट आंसर लग रहा है। 1030 पे ये आंसर आ नहीं सकता, क्लियर। और स्लोप नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, log v वर्सेस log t का, ये भी गलत हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ग्राफिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में सोल्व करवाया हुआ था। वापस सुन लीजिएगा इसको ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर v बाई टी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया है, 1045 इज इक्वल टू के, क्लियर। नोट करेक्ट कर्व फॉर द गैलुसेक। गैलुसेक आपको पता है p बाई टी इज इक्वल टू क्या चल रहा है, k, p बाई टी इज इक्वल टू क्या चल रहा है, k, p बाई टी। तो log p का log t के साथ जो ग्राफ बनेगा, अगर आप देखना चाहें, log p log k प्लस log t, ओके। तो log p log k, log p एंड log t, पॉजिटिव स्लोप आएगा, 1 वैल्यू होनी चाहिए उसकी, क्लियर। नॉट करेक्ट कह रखा है उसने, ये तो करेक्ट है। और p वर्सेस t सबको पता है, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एट कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए गैलुसेक, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। फिर p बाई टी, p और t पैरेलल चलेगा, ये ऐसे आना चाहिए ग्राफ, जबकि इसने इंक्रीजिंग दे दिया ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होते हुए, ये गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट कर्व फॉर द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मतलब p v इज इक्वल टू k। अब कहीं ना कहीं p बाय v, क्लियर है। इसको यूं समझें, कि मेरे पास p का v से जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है जी, मैंने क्या किया, p बाई v और 1 बाई v के बीच का ग्राफ प्लॉट किया, जो मेरे पास इस तरीके से ग्रोथ में आ रहा है, इंक्रीज में आ रहा है। और log p, जैसा कि मैंने आपको बताया था, log p का जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, -1 आएगा। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि इनवर्स है ना दोनों एक दूसरे के। अब मुझे कहा जा रहा है p बाई v और 1 बाई वी स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर आप थोड़ा सा नजर मारें फर्स्ट ग्राफ पे और फिर c पे, जबकि p बाई वी 1 बाई वी का ग्राफ, जबकि p बाई वी और 1 बाई वी स्क्वायर का ये वाला स्टेटमेंट आपके पास मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। और ये तो बड़ा आसान है, मैंने आपको क्या बताया था, p इज इक्वल टू k बाई वी कर दो, क्लियर। और दोनों साइड में v स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये p v स्क्वायर हो जाएगा, ये v हो जाएगा। इनडायरेक्टली ये वाला जो ग्राफ है p और v का ही रहेगा, p बाय, जैसा इसने लिखा ना p एंड 1 बाई v का ही रहेगा, ठीक है जी। तो p 1 बाई v का ग्राफ तो आपको पता ही ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होता हुआ आने वाला है। तो थोड़ा सा शार्पनेस के साथ में इन चीजों को सोल्व करें आप, फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। तो सबको पता है pv इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक है जी। p और v एक दूसरे के क्या चलते हैं, इनवर्स, गलत गलत। p और t क्या चलते हैं एक दूसरे के डायरेक्ट, क्लियर, क्योंकि vn में से vn कांस्टेंट किया हुआ है, तो साफ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं गैलुसेक लॉ की बात कर रहा है, ओके। फिर कह रहा है p और n आपके पास डायरेक्ट चल रहे हैं, p n डायरेक्ट चल रहे हैं,
V को और T को कांस्टेंट किया हुआ है, तो जब मोल्स बढ़ेंगे प्रेशर, वो तो साफ है, किसी भी कंटेनर में गैस के मोल बढ़ते जा रहे हैं तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज करता जा रहा है। V 1/T, V डायरेक्टली टू T तो जरूर है, 1/T के साथ तो इसका रिलेशन जो आ रहा है V T के डायरेक्टली है, तो 1/T के साथ तो इनवर्सली होगा, तो ये भी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज करेक्ट। ओके, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डजंट रिप्रेजेंट गैलुसेक लॉ, डजंट रिप्रेजेंट प्रेशर का डिग्री सेंटीग्रेड के साथ ग्राफ एक इंटरसेप्ट वाला आएगा। आप थ्योरी भी कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे होगे, तो ये गलत हो गया। डिग्री सेंटीग्रेड वाला इंटरसेप्ट के साथ आएगा, ठीक है। केल्विन के साथ ओरिजिन पॉइंट से आएगा, ठीक है। log p log t क्लियर विद इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप आएगा, ये भी ठीक है। चलिए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कर्व एट कांस्टेंट प्रेशर P1 P2, इसको मैंने आपको थ्योरी के ड्यूरिंग भी समझाया था। परपेंडिकुलर ले लें, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम होएगा, ठीक है जी। विच वन ऑफ दीज ग्राफ्स फॉर एन आइडियल गैस द एरो इंडिकेशन इज इनकरेक्टली मार्क्ड, इनकरेक्टली मार्क्ड क्या है? तो देखिए, टेम्परेचर इन केल्विन है, प्रेशर है, यहां डिग्री सेंटीग्रेड है, तो साफ सी बात है इंटरसेप्ट तो आना ही आना था, क्लियर। लेकिन अब सोचो कि यहां जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते हो और यहां प्रेशर और ये वॉल्यूम है वी, तो ये V1 अगर है तो ये सबसे कम होता है। यहां पर अगर मैं इस ग्राफ को बनाकर बताऊं आपको, ये लिखा हुआ P, ये लिखा हुआ T, यहां मैंने परपेंडिकुलर कांस्टेंट ले लिया टेम्परेचर, ये V है, ये V2 है, तो प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम होएगा, तो ये कह रहा है डिक्रीजिंग, क्लियर। ये एरो कह रहा है हमें डिक्रीजिंग वॉल्यूम, तो ये तो करेक्टली मार्क्ड है। और अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर हो तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम वर्सेस ये टेम्परेचर है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर है, तो प्रेशर की बात कर रहा होगा, तो ये वाला जो प्रेशर है ये कम निकलेगा P1, ये P2 और ज्यादा होएगा। वो कह रहा है इस तरफ डिक्रीजिंग है, मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए इंक्रीजिंग, तो ये इनकरेक्ट। सिमिलर वे में यहां इंक्रीजिंग P वर्सेस V है, ये तो सभी को पता है, क्लियर। और P वर्सेस 1/V क्लियर है। तो कुल मिलाकर हमारे पास टारगेट क्या हुआ कि जब आप इन ग्राफ्स को देखते हो तो उससे पहले आपका थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू सारा के सारा पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। फॉर अ क्लोज कंटेनर नॉट रिजिड n इज इक्वल टू 10 मोल लिखा हुआ है of an ideal gas fitted with movable frictionless weightless piston operating such that pressure of gas remains constant। लो जी, which graph represent correct variation of log v versus log t। तो सबसे पहले हम PV is equals to nRT कर लें, फिर हम V by T लिख लें, ये दोनों, n R by P बचेगा, n 10 है, R आपके पास 0.0821 है, डिवाइडेड बाय 10 0.821 है, कैंसलेशन के बाद 1 आ गया। अब आप सोचिए V बाई T इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 1 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो log V माइनस log T, log 1 0, log V इज इक्वल्स टू log T। ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला ग्राफ आएगा जिसका स्लोप भी 1 आएगा, log V log T, और इसका स्लोप आपके पास क्या आ रहा है 1, तो 10 45 इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों तो एक्सिस बन गए ना, तो 30 पॉसिबल ही नहीं है, और इंटरसेप्ट आ ही नहीं सकता इसके अंदर क्योंकि वो 1 हो चुका है ऑलरेडी,
log k 0 हो चुका है, और log tv, log जैसे vt थे ना, log t और log v, तो इससे ये tan थीटा कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। क्लियर ना, tan थीटा कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, कोट हो जाएगा ये। दैट्स वाई आपका आंसर इसका फर्स्ट मैच करेगा। सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 25 हम सोल्व कर रहे हैं। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर 10 मोल, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो मेरे पास n इज इक्वल्स टू 10 मोल हो गया, ठीक है जी। और इसने मुझे कहा प्रेशर में और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करे, और ये इंटरसेप्ट है ये वाला, ओके ये इंटरसेप्ट है क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज 27.3। तो n 1 मोल हो गया, क्लियर। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आपके पास वॉल्यूम है, प्रेशर है, वो 27.3 आ गया और ATM में आ चुका है। तो PV इज इक्वल टू क्या लगेगा, nRT। प्रेशर है, n है, R है, टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। अब हम वॉल्यूम निकालें तो 27.3, अगर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, ये 10 हो गया, 0.0821 हो गया, 273 केल्विन हो गया, और डिवाइडेड बाय 27.3 हो गया। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो यहां काटेंगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, इससे वॉल्यूम 8.21 लीटर आ जाएगा। तो मेरे से पूछ क्या रहा है, देन स्लोप ऑफ कर्व एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो मुझे बाद में लिखना पड़ेगा ये दोनों में से। अब आप स्लोप का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो ग्राफ है ये डिग्री सेंटीग्रेड का है, और P डायरेक्टली टू T, और P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, KT, ठीक है जी। और कहीं ना कहीं जो स्लोप है वो K को इंडिकेट कर रहा है, और K क्या है, P/T इज इक्वल टू nR/V। ठीक समझ रहे हैं मेरी बात को आप। तो N 10 हो गया, और V का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया ही हमने, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं ये 0.821 है और ये 8.21 है, तो ये आ गया 0.1। तो एग्जैक्ट आप आंसर 1 पे पहुंच जाएंगे। तो ग्राफिकली प्लस न्यूमेरिकली अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरीज हैं, अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो, ठीक है जी। रिवीजन जरूर कर लिया करें, फिर आप इसको लेकर टेंशन में नहीं आएंगे। पहले ग्राफ ऑब्जर्व किया करो कि ग्राफ किसका है, ठीक है जी। उसके बाद है फॉर 2 सैंपल्स ऑफ आइडियल गैस A and B कर्व्स आर प्लॉटेड N वर्सेस V। तो कहीं ना कहीं आप एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे फोकस कर रहे हो। At 16.42 ATM pressure, the temperature of A and B respectively, clear। तो आपको पता है हम लिखते हैं ऐसे हैं उसको N/V, और वो स्लोप किसके बराबर होता है, K के बराबर। तो N/V इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा सुने, PV इज इक्वल्स टू क्या होएगा, nRT। तो N/V तो P/RT, ठीक है जी, वो K को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये पता हो कि स्लोप 1030 और यही स्लोप अगला 1060, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो 1030 का वैल्यू, 1030 का जो वैल्यू है 1030, उसकी वैल्यू को पुट करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ये 1/√3 है, और 1060 का वैल्यू जो मेरे पास है वो √3 है। तो है क्या आपके पास P, प्रेशर में कैलकुलेट, प्रेशर मेरे पास ऑलरेडी पुट है 16.42। तो शुरू करें, 16.42 डिवाइडेड बाय एक टेम्परेचर, मेरे पास 2 सैंपल्स हैं, N और V के बीच का कर्व है, और यहां मेरे को टेम्परेचर 30 डिग्री वाला पहले निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां 10 जो 1/√3 है उसको पुट कर देता हूं, और R 0.0821 पुट कर देता हूं, और ये T
तो टी का कैलकुलेशन 16.42 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 0.0821। ठीक है जी। तो इससे आप टेम्परेचर एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लोगे, और टेम्परेचर एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद पहला ए वाला है, बी वाला बाद में, तो बी के साथ 200 इंटू √3 को टिका रहने देते हैं, और इसको जब सोल्व करोगे 16, तो ये अप्रोक्सीमेट 200 ही आ जाएगा। ओके, और अगला कैलकुलेशन भी आपके सामने बड़ा आसान है। 16.42 रहने देते हैं, 0.0821 लिख देते हैं, टेम्परेचर और ये √3 लिख देते हैं। तो जैसे टेम्परेचर कैलकुलेशन करोगे 16.42, ओके, 0.0821 और ये √3 नीचे पहुंच जाएगा, और कैलकुलेशन आपके पास एग्जैक्टली ये 200 आ चुका है, तो 200/√3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में जाता है ये, तो इसको थोड़ा सा फोकस करें। ए और बी कैलकुलेशन और स्लोप किसके बराबर होता है ये भी आपको फोकस करना चाहिए। क्लियर। अब है व्हाट कंक्लूजन वुड यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स फॉर एन आइडियल गैस। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 हो गया है। क्लियर। एज द टेम्परेचर रिड्यूस्ड, वॉल्यूम एज वेल एज प्रेशर। ये बिल्कुल गलत बात हो गई है कि V भी T के डायरेक्टली और P भी T के डायरेक्टली है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। एज द टेम्परेचर रिड्यूस कम हुआ, वॉल्यूम बिकम्स 0, ये बात ठीक हो सकती है। प्रेशर रीच इनफिनिटी, ये गलत हो गया, जो गैस बचेगी नहीं। एज द टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर डिक्रीज डन है। अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर थियोरेटिकली द वॉल्यूम, यस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो गई है, 0। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। तो P वर्सेस P V बिल्कुल ठीक है। ये लिखा है 1/P वर्सेस P, तो ये भी ठीक जा रहा है। PV वर्सेस V, ये भी ठीक जा रहा है। P और 1/V के बीच का ग्राफ, P और 1/V के बीच का ग्राफ स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, ये भी ठीक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चारों के चारों ग्राफ ABCD फेवर में, किसके, बॉयल्स लॉ के फेवर में। ये सारे के सारे ग्राफ्स बॉयल्स लॉ के फेवर में जा रहे हैं। क्लियर। तो इनको थोड़ा सा अगर आप रीड करेंगे तो पता चलेगा, प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स है। प्रेशर और 1/V एक दूसरे का, प्रेशर और 1/V एक दूसरे का डायरेक्ट है, प्रेशर एंड 1/V एक दूसरे का डायरेक्ट है। इस बेसिस पे आप सारे के सारे आंसर इजीली पा सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो ग्राफ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। ये जितना आपने पुराना पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, और इसको थोड़ा सा तसल्ली से सोल्व करें बैठकर, फिर देखते हैं आप आंसर क्या बना पा रहे हो। और ये ओनली मैच है, मैट्रिक्स मैच नहीं है। ये मैच है, मैट्रिक्स मैच नहीं है। तो अगर मैं ए के साथ 1/V² और P का ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो P 1/V तो आपको पता है, मैंने अभी बोला था डायरेक्टली, तो वो ग्राफ तो पहला आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा। स्क्वायर का ग्राफ है, और स्क्वायर का ग्राफ शायद बच्चों को दिख रहा होगा, वो सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज R। तो ए के साथ में R मैच करेगा। फिजिक्स भी आप सोल्व करते हो, मैथमेटिक्स भी आप सोल्व करते हो। लो जी, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो डायरेक्ट है, यहाँ तो ये इनवर्स दिखा रहा है। क्लियर। तो V और T का जो ग्राफ है नीचे की तरफ आना चाहिए बजाय ऊपर के। क्लियर। तो B के साथ जो मैच करेगा वो S मैच करेगा, नीचे की तरफ जाता हुआ ग्राफ। अब PT वर्सेस T², तो थोड़ा सा समझे कि P डायरेक्टली टू T है, दोनों तरफ TT का मल्टीप्लाई कर दिया, तो P और T का जो ग्राफ बनेगा, 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 वही ग्राफ हमारे पास किसका बनेगा, PT वर्सेस T²। P डायरेक्टली है P और T, तो एक ही ग्राफ इसके साथ मैच कर सकता है, वो कौन है, P। ठीक होगी बात। अब बचता कौन है, RSP, R गया, S गया, P गया, तो Q ग्राफ मैच करेगा V वर्सेस P² का, और ग्राफ
स्क्वायर का, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली हैं और स्क्वायर का ग्राफ है, तो आपके पास मैच करेगा क्या, क्यू। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल आइडियाज को अपने दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हो।